राम दौरा के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कुछ अहम मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बजट का ऐलान तो कर दिया गया और ये कहा कि 11 जून को उसकी तमाम वजाहत की जाएगी, उसको अनाउंस किया जाएगा और उससे पहले इकनॉमिक सर्वे 10 जून को मुल्क की अवाम के सामने रखा जाएगा, जिसमें इस हुकूमत की जितनी भी माशी इक्तसादी कारकर्दगी है वो ना सिर्फ एक तसल्ली बख्श तौर पर दिखाई जाएगी, लेकिन साथ में जो हिज़्ब इख्तिलाफ का बयानिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के शिकंजे से नहीं निकल पाई, कि उसकी बजट अवाम दुश्मन है, कि ना सिर्फ बेसिक जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें इजाफा हुआ जा रहा है, लेकिन साथ में कीमतों में भी इजाफा और बेरोज़गारी में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। अब हुकूमत वक्त का कहना है कि कोरोना वायरस के बावजूद ना सिर्फ शरह नमू 3.9% तक रही है, लेकिन साथ में मईशत को भी मुस्तहकम किया गया है, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से हो और सनतों की बहाली के हवाले से हो। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रखते हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। कोशिश हम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक नुमाइंदे से हम ज़रा कनेक्ट कर लें। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भरपूर कोशिश करेगी कि इस तरह की एंटी अवाम बजट मंजूर ना हो। क्या राय रखते हैं और क्या इसका कोई तामीरी मुतबादिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में चौथे वजीर ख़जाना को लाया गया है ये बजट लाने के लिए, और हर बजट से पहले एक वजीर ख़जाना को हटा दिया जाता है, और जिस वजीर ख़जाना को हटाते हैं उस पर एक ही एलिगेशन लगाते हैं कि ये उसकी इकनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं थी, वो डिलीवर करने में नाकाम हो गया है, मुल्क का माशी हालात जो है वो बड़े ख़राब हैं। वो असद उमर का देखें, वो हफीज़ शेख का देखें, कुछ दिनों के लिए अहमद अजहर साहब को लाए थे, और अभी जो वजीर ख़जाना साहब खुद आके जो एडवाइज़र हैं वो बैठे हैं। तरीन साहब ने जो ये चार्ज लिया इस मिनिस्ट्री का, सबसे पहले बात उन्होंने ये की कि हफीज शेख की पॉलिसीज की वजह से IMF के साथ जब उन्होंने मायदा किया है, उन्होंने IMF की सख्त कंडीशन मान ली है जो नहीं माननी चाहिए थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई है, प्राइसेस बढ़ी हैं, बिजली की प्राइसेस का देख लें, आप गैस की प्राइसेस का देख लें और बाकी चीज़ें देख लें। अब चूंकि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं, इंतहाई ज़्यादा महंगाई है, गुर्बत बढ़ी है। ये हुकूमत कह रही थी कि हम आएंगे तो बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे, दुनिया से हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को गुर्बत से निकालेंगे। वो सारे वादे जो थे वो ये डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि सारी अपोजिशन की जमातें जो इस वक्त पार्लियामान में शामिल हैं, और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बड़ा एक असर जस्टिस जो है वो शो किया है, मिलकर उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये वो बजट ला रहे हैं जिसका आम आदमी को नहीं फ़ायदा नहीं होगा, जिसको आम आदमी से इस बजट से कोई उम्मीद नहीं रही है। लिहाजा ज़रूर मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए कि अवाम दुश्मन बजट को रोकना चाहिए अगर हम रोक सकें, वरना ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सके, ना कोई मोटरवे बना सके, ना कोई डैम बना सके, ना कोई और इन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। और आप इमरान खान साहब तवातर के साथ एक नई बात उन्होंने आज से शुरू कर दी है कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। 2.5 साल आप 3 साल ये कहते रहे कि मुझसे नारो मांग रहे हैं, हम पूछते थे किस। अच्छा, अब अब्बासी साहब इसी पर सर, क्योंकि आपने वजीर आजम साहब का भी जिक्र किया, जरा सुन लेते हैं इमरान खान साहब का कहना इसी मौजू के मुतालिक, जरा सुन लेते हैं। सर बड़े सब्र से गुजारे। ऑपोजिशन तो खैर मुझे पता था, उन्होंने तनकीद कर दी है जब तक NRO नहीं मिलना। चेंज जब आता है एक माशरे के अंदर, जद्दोजहद से चेंज आता है। कभी भी कोई माशरा एक स्ट्रगल के बगैर चेंज नहीं होता। जो भी मुल्क खुशहाल है वह कानून की हुक्मरानी है, वह ताकतवर कानून के नीचे है, वहां कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहां कोई पॉलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं, और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों अरबों डॉलर,
डर लगा हुआ कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। अच्छा सेनेटर अब्बासी साहब, आपने बात ज़रा सुनी। साहब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का भी यही कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ एक तरह से कन्फ्यूज्ड है कि एक तरफ वो ना सिर्फ एहतजाज की बात कर रहे हैं कि हम इस बजट को प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब वो बजट सेशंस में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं, पूरी तौर पर शरीक हो रहे हैं। तो जैसे आपने सुना, अभी प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहना था कि आप तो कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा देंगे। सवाल वही है सर, क्या PMLN के पास कोई शैडो बजट या कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ उन्होंने कोई तय की हैं जो कि वो रख सकें कि जी ये एक मुतबादिल है और इससे आप ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे? देखें, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आपके प्रोग्राम के जरिए अभी मैंने एक और पहले भी प्रोग्राम किया है। आज इन्होंने बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाए हैं और उस एलिगेशन में इन्होंने ख्वाज पाकिस्तान को भी शामिल किया है। इनका कहने का मतलब ये था, और आज ये दूसरी दफ़ा इन्होंने कहा है कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। ये क्या करेंगे, हम फौज के साथ मिलकर साजिश करें? मेहरबानी करके वज़ीर आज़म साहब उस लीडर का नाम बताएं जिन्होंने फौज को जाके कहा है, उस पार्टी का नाम बताएं जिन्होंने फौज को कहा है। आइए, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप इस वक्त सारे अदारे आपके नीचे हैं, आप शर्माए ना, आप सच बात लोगों को बताएं। ये एक तवातर के साथ NRO की बात किया करते थे। हम मुसलसल इनसे कह रहे थे कि मेहरबानी करके वज़ीर आज़म साहब आप बताएं कि आपसे NRO कौन मांग रहा है, किस जमात ने मांगा है, किसी लीडर ने मांगा है। 3 साल अब होने को हैं कि ये नाम नहीं बता सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में एक बड़ी खूबी है कि वो एक ऐसे नन इशू को लेके आगे आ जाते हैं जो असल इशू से लोगों की तवज्जो हटा देते हैं। अब हम ये सवाल अगर इनसे पूछते हैं कि आपके ज़माने में गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग हैं उनके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, ये आप ज़रूर हमें ये इल्ज़ाम देते रहें कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके लूटा हुआ पैसा है वापस लाएंगे। अभी तक आप लूटा हुआ कितना पैसा वापस लेके आए? अभी तक आपने किसी अदालत में किसी अपोजिशन लीडर को कितनी सजा दिलवाई है या अपना केस साबित किया है? और आज वज़ीर आज़म साहब कह रहे सबसे ज्यादा चीनी में किन लोगों ने पैसा कमाया जो वज़ीर आज़म साहब के साथ है? गंदम में किसने पैसा कमाया जो वज़ीर आज़म साहब के साथ आज बैठे हुए हैं? पेट्रोलियम में किसने पैसा कमाया और दवाइयां में किसने पैसा कमाया? ये वज़ीर आज़म साहब बताएं, उनके लोग आज मैं सर शराजी साहब की राय शामिल कर दूं। जावेद अब्बासी साहब, आपके भी रहनुमा किसी ज़माने में कहा करते थे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बारे में कि हम उनके पेट फाड़ेंगे, हम लूटा हुआ पैसा उनके पेटों से निकालेंगे, लेकिन उस वक्त आप ही नहीं निकाल पाए। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में आज आपने तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बड़ा आज एक इल्ज़ाम नून लीग की क़यादत पे भी लगाया है। वो कह रहे हैं कि शायद अपना कांधा पेश कर रहे हैं हुकूमत को, बजट बड़ी आसानी से मंजूर हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग तैयार नहीं है। और साथ में उन्होंने कहा है कि पंजाब का बिलखसूस रायविंड का प्राइम मिनिस्टर हो तो कन्विक्टेड हो के तो बैरून मुल्क चला जाता है, और नोडेरा का हो तो इल्ज़ाम अभी हो तो उनकी ज़मानतें तक नहीं होती। तो वो तो लग रहा है कि राहें जुदा कर चुके हैं आपसे। सिराज साहब बहुत शुक्रिया, आप बड़े सीनियर आदमी हैं और बड़ी अच्छे से आप इस पाकिस्तान की सियासत को देख रहे हैं बड़े करीब से। हमारा और पीपल्स पार्टी का इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी सख्त इलेक्शन कैंपेन में हम एक दूसरे बातें कर रहे हैं, और सियासी दंगल जब आप इस मुल्क में बजता है इलेक्शन में तो ऐसी बातें ज़रूर होती हैं और होती भी रही हैं। और फिर जब कोई ऐसा वक्त भी आया जब पाकिस्तान को रियासत को कोई मुश्किल वक्त आया तो हमने मिलकर भी जद्दोजहद की है। आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने सवाल उठाए वो मुस्लिम लीग नून के मुतालिक नहीं थे, वो सवालात आज उन्होंने इस मुल्क की अदालती निज़ाम के ऊपर उठाया है। वो आज उनकी अगर आज गुस्सा था या वो आज किसी से खफा थे तो वो मुझे इस तरह लगा कि वो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से खफा है। वो इस मुल्क की अदालतों पर सवाल उठा रहे थे। अगर हमें रिलीफ मिला और उनको नहीं मिला तो ये इसमें मुस्लिम लीग नून का कसूर नहीं था, और इस अदालती निज़ाम से आज जो सवालात उठा रहे हैं उस गुस्से में उन्होंने उठाए, ये जवाब इस मुल्क की अदालत दे सकती है। हमारा तो काम है कि हम अपनी अदालत में जाएंगे, हम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, हमारे खिलाफ जाली केसेस हैं, हम कहेंगे कि ये जाली केसेस हैं, और अगर हमें अदालत रिलीफ देती है तो हम खुशी करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि उनको भी अदालत जरूर रिलीफ दे, हमारे कहने से तो नहीं रिलीफ देती। ना हम अदालतों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना मुस्लिम लीग नून का हमारा तल्लक है अदालतों पर, ना आज हम हुकूमत में बैठे हुए हैं। लिहाजा उनके अपने सवालात जरूर बड़े सीरियस उन्होंने आज उठाए हैं। और एक बात उन्होंने जरूर कही है, मैं उसको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा कि जब मियां साहब की उन्होंने कहा कि वो बाहर चले गए, वो एक ऐसा माहौल था, बिलावल भुट्टो साहब की उस वक्त की
जरूर वो भी यही ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। उनकी जमात के लोग कह रहे थे कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनको जरूर बाहर भेजना चाहिए। सेनेटर अब्बासी साहब, क्योंकि वक्त ज़रा हमारा कम हो रहा है, इसी वक्फा लेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब को कदम बढ़ाना चाहिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सहूलतकारी के बजाय इस अवाम दुश्मन बजट को हराना चाहिए कौमी असम्बली के ऐवानों में रहते हुए। ज़रा सुन लेते हैं को चेयरपर्सन का क्या कहना था और फिर उसके बाद शराजी साहब के साथ डिस्कशन जारी रहेगी। सुन लेते हैं। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट करने कि आपको गिराया जाए। हम अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं, हम पार्लियामान में उम्मीद रखते हैं। और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने के लिए, अगर वो ताकत नहीं है कि वो साथ मिलकर आपको गिराएंगे, तो इंतखाब होंगे, इंतखाब होंगे। हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकाले। वज़ीर आज़म के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वज़ीर आज़म को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो। रायवंड का वज़ीर आज़म को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो। किस किस्म का दोगला निजाम है ये, किस किस्म का मजाक है। इस बजट की हद तक मैं खुलम दावा दे रहा हूं मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके बजट के दिन वो आके वोट तो देंगे। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें, हुकूमत की बजट को रोकें। हुकूमत के असल सहूलतकार वो है जो इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ नथी करके लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। जब मैं देखता हूँ कि इस वक्त उस्मान बुज़दार के रहम व करम पे पंजाब छुड़ा गया, जब मैं जानता हूँ, बच्चा जानता है कि ऑपोजिशन अदम एतमाद ला के बुज़दार को हटा सकता है, पंजाब को बचा सकता है, मगर वो जो अपने आप को पंजाब के हुकूक को, पंजाब के अवाम के हुकूक का दिफा करने वाले खुद अपने आप को जो कहते हैं वो करने को तैयार नहीं है, तो दाल में कुछ काला लगता है। अब शराजी साहब, कुछ दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो एक वाज़ेह ऐलान हो चुका है कि ना सिर्फ पंजाब हुकूमत, जिसके अभी फ़िलहाल सरबराह उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनको बरतरफ किया जा सकता है, लेकिन साथ में इस अवाम दुश्मन बजट जो कि सिर्फ और सिर्फ IMF को फ़ायदा पहुँचाएगी, अवाम पाकिस्तान को नहीं, उसको भी हराया जा सकता है कौमी असम्बली में। इन दोनों नुकात को सामने रखते हुए सर, मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया कुछ ख़ास वाज़ेह देखने को नहीं मिलता। क्या राय रखते हैं सर? और खैर, इसके बाद आपसे अगला सवाल करूंगा कि जो मुस्लिम लीग नवाज के ताहियात कायद के मुतालिक उन्होंने फरमाया है कुछ चीज़ें, उस पर भी बात करेंगे। जी सर। जी बिल्कुल, मेरा ख़्याल में अगर हम इन दोनों जमातों का मवाजना करें तो मेरा ख़्याल में अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं 2014 में, तो मेरा ख़्याल में उस वक्त जब नून लीग की हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब धरना दे के बैठे थे और लग ये रहा था कि गैर जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को घर भेजने की कोशिशें हो रही हैं, तो मेरा ख़्याल में उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि जो भी मामलात हैं वो पार्लिमान के अंदर डिस्कस डिबेट होने चाहिए और जो भी मसाइल हैं उनको पार्लिमान के ज़रिए हल करना चाहिए। और ये कोई तरीका नहीं है कि कोई इस तरह का गिरोह उठे और किसी एक जमहूरी हुकूमत को घर भेज दे। तो मैं समझता हूँ कि आज 2021 के अंदर भी पीपल्स पार्टी अपने उस बयानी के साथ खड़ी है। और आपने देखा है कि जब PDM का फ़ोरम वजूद में आया है और उसके बाद इस फ़ोरम को डिक्टेशन लंदन से मिली है, तो मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी ने हर बार
अपने इस बयानिए को दोहराया है कि वो किसी भी गैर जमहूरी, किसी भी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना ही कोई ऐसी रिवायत डालना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो माजी में होता रहा है कि कुछ इस तरह के ग्रोहों को चार्ज किया जाता था, उनको सड़कों पर लाया जाता था और उसके बाद एक जमहूरी हुकूमत को घर भेज दिया जाता था मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के। तो वो नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर इस तरह की तारीख़ को दोबारा दोहराया जाए या फिर इस रास्ते पे चला जाए। बेहतर यह है कि पार्लिमान के फ़ोरम को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करके किसी भी हुकूमत को डिस्क्रेडिट किया जाए या उसके घर भेजने की राह हमवार की जाए। तो मेरा ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो बयानिया 2014 में था और जिसके नतीजे में उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब को रेस्क्यू किया और उनकी हुकूमत को एक ताकत फराहम की सियासी, वो आज भी उस बयानी के साथ खड़े हैं। तो इस हवाले से हम ज़रूर कहेंगे कि उनके बयानी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नून लीग को देखें तो वो नून लीग कि जिनके कायद इस वक्त लंदन में बैठे हैं, उनके उस वक्त पार्लिमान के अंदर खिताब को उठा के देख लें या उसके बाद वो जलसों से खिताब करते रहें, वो यही फरमाते थे कि ये मुँह और मैसूर की दाल, गोया कि आप मुझसे इस्तीफ़ा मांगें और मैं आपको दे दूँ, मैं एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे अवाम ने वोट दे के अवाम में भेजा है, तो आप कौन होते हैं मुझसे इस्तीफ़ा लेने वाले। लेकिन अब 2021 में वही नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आप सड़कों पे आएँ, एक प्रेशर बिल्डअप करें, आप इस्तीफ़े दें, इस मुल्क की पार्लिमान को डिसफंक्शनल करें और एक गैर जमहूरी तरीके से, गैर आइनी तरीके से आप इस हुकूमत को घर भेजने की राह हमवार करें। तो मेरा ख्याल में फिर उस वक्त जो नून लीग का बयानिया था वो कुछ और था और आज जो नून लीग का बयानी है वो कदरे मुख्तलिफ हमें नज़र आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज अगर गम गुस्सा दिखाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से तो कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। और जो दूसरा सवाल आपका है कि जो वो लंदन जाके बैठे हैं, तो मेरा ख्याल में उनका जो एक तरह से जो उन्होंने जवाब पेश किया और जो हमारे पहले सेगमेंट में जावेद अब्बासी साहब भी कह रहे थे कि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि उनको फौरी इलाज की ज़रूरत थी और उनको बैरून मुल्क जाना था। तो मेरा ख्याल में इन 2 बरसों के अंदर ये बात तो बहरहाल साबित हो गई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से तो बैरून मुल्क नहीं गए, बल्कि जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है तो उनकी साहबजादी ने ये कहा कि हमने मियाँ साहब को कहा है कि वापस ना आएँ, यहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो मेरा ख़्याल में वो एक सोची समझी एक हिकमत अमली के तहत उन्होंने यहाँ से गए हैं और वो यही थी कि वो जेल के बजाय बैरून मुल्क बैठ के एक स्ट्रगल करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब इसको आप अगर वो डाइजेस्ट ना कर पाएँ या इसको तस्लीम ना करें वो और बात है, लेकिन हक़ाइक़ तो ये बता रहे हैं कि वो इलाज की गर्ज से नहीं बल्कि एक सियासी हिकमत अमली के तहत बैरून मुल्क है। अच्छा शराजी साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, मुस्लिम लीग नवाज़ की कुछ हैं बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन ज़रा सियासी अखाड़ा से निकलते हुए जो इस बजट के अब असरात देखने को मिलेंगे आने वाले माह में, अब शौकत तरीन साहब का कहना है कि हमने बड़ा सोच समझ के बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को सामने रखते हुए इस बजट को तय किया है और आप देखेंगे कि मुख्तलिफ नुमाइंदों का अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ के मुतालिक रिलीफ का ऐलान है। अब उस्मान डार साहब का कहना था कि जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ये बजट बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ायदेमंद होगी। असद उमर साहब ने भी कहा कि जो हमारी जीडीपी में जो शरह नमू है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा और जो तमाम नुमाइंदे कह रहे हैं वो यही है कि ये एक प्रो पोर बजट है, गरीब तबके के लिए ना सिर्फ रिलीफ है लेकिन साथ में सैलरीड क्लास के लिए भी रिलीफ है। तो जब आप इन तमाम नुकात को एक साथ रखते हैं शराजी साहब, लगता तो ऐसे है कि सारे सेगमेंट्स को बेनिफिट किया जा रहा है, क्या ऐसा ही होगा? देखिए मेरा ख्याल में एक तो ये कि बजट अभी तक हमारे सामने नहीं आया, तो जब सामने आएगा तो यकीनी तौर पे उस वक्त देखा जाएगा कि जो हुकूमत वक्त क्लेम कर रही है क्या वो वाकई ऐसी बात है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये प्रो पुअर बजट है जिसमें गरीब आवाम की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की एक संजीदा कोशिश की जा रही है, या फिर ये एक रेप्लिका है जो माजी में बजट्स आते रहे हैं उसी तरह का एक बजट है और बुनियादी तौर पे जो स्टेटमेंट इस वक्त जारी की जा रही है सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, आवाम को मुतमईन करने के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन का क्रिटिसिज्म है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अभी तक तो बजट के फिगर्स हमारे सामने नहीं आए और उससे पहले आप इसको अवाम दुश्मन बजट कहें या आप कहें कि ये बड़ा एक गैर जमहूरी बजट है, तो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं है। अब इसमें जो आप साहब से भी बात कर रहे थे कि बुनियादी तौर पे पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर जो अपोजिशन है ये तो शैडो गवर्नमेंट हुआ करती है और शैडो बजट होती है
और शैडो बजट भी होती है। तो भाई हम तो आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि जो पिछले 1-2 दिनों में आपने एक्सरसाइज की है और आपकी इकनॉमिक टीम बैठी है नून लीग की बिलखसूस, जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताना था कि इस मुल्क के अंदर जो आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए बजट कैसा होना चाहिए, तो उन 2 दिनों में उन्होंने तो सिर्फ तकारीर की हैं एंटाई गवर्नमेंट, गोया कि सिर्फ उसके अंदर हुकूमत वक्त पे तनकीद थी, इसके अलावा तो हमें उसके अंदर कोई काम की बात नज़र नहीं आई। तो अगर आपकी जो इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसल है, अगर उनका काम सिर्फ यह है कि उन्होंने हुकूमत वक्त पे तनकीद करनी और सिर्फ ये कहना है कि इस हुकूमत ने 4 सालों में 3 सालों में 4 वज़ीर ख़जाना लेके आए, इन्होंने अपने दीगर वज़ला को बदला या IMF प्रोग्राम में चले गए या इन्होंने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दी, तो भाई मेरे आप हमें यह बताएं कि आपके पास वो कौन सा नुस्खा है बिल्कुल कि ये इकदाम किए बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इसमें शराजी साहब जो मुतबादिल की आप जरा बात कर रहे थे, आपने एक बड़ा एक दिलचस्प आपने एक बात की कि अभी वक्त हमें बताएगा कि क्या ये प्रो पुअर बजट है या ये एक और रेप्लिका है। आपने देखा होगा सर डॉन के मज़ामीन में भी वो लोग जो कि इक्तिसादी अमूर को बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं, उनका भी एक तरह से ये सवाल है कि आप एक बार फिर वही जो माजी में हुकूमतें करती चली आ रही थीं उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। यानी जब आप आए हुकूमत में तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान था, उसको आप हल करने के लिए आप IMF और बाकी बैनुल-अक़वामी माली अदारों से आप फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से आपकी मुआवनत हो जाए, आप उनके साथ डील कर लेते हैं, लेकिन वो बुनियादी इस्लाहात आप नहीं करते और फिर 2-3 साल आप पे भरपूर तनकीद होती है, महंगाई में इजाफा होता है, बेरोज़गारी में इजाफा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मईशत एक बार फिर मुस्तहकम हो जाती है, आपके फ़ॉरेन रिजर्व में इजाफा हो जाता है, फ़ंड्स में इजाफा हो जाता है, आप उसको खर्चना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं और एक बार फिर गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और अगली गैर ज़िम्मेदारी का इजहार करते हैं और फिर अगली हुकूमत फिर एक बार फिर उसी बहरान के थ्रू गुजरती है और वो साइकिल रिपीट होता है। तो क्या शराजी साहब वो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं कि हम किसी तरह से ये जो एक विशेष साइकिल है उसको तोड़ सकें? नहीं, मेरा ख्याल में उस हवाले से आपके जो नए वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पिछले दिनों, उन्होंने यही कहा है ना कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। इस मुल्क के अंदर अगर आपने इकानमी को दुरुस्त करना है तो आपको अपनी बरामदात के अंदर एक खातिर खा इजाफा करना होगा। उसके साथ जो टैक्स का निज़ाम है यकीनी तौर पे उसको दुरुस्त करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर हमेशा होता है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनके ऊपर और ज़्यादा टैक्स डाल दिए जाते हैं, इसके बेस को नहीं बढ़ाया जाता। तो बार बार कोशिश ये की जानी चाहिए और ये हो रही है और ये अंडरस्टैंडिंग है हुकूमत के एंड पे कि आप नंबर ऑफ़ टैक्स गुजार बढ़ाएं बजाय ये कि जो पहले से हैं उनके ऊपर आप मज़ीद बोझ डालें। और तीसरी बात यह है कि इस मुल्क की जो इकॉनमी है उसको आप डॉक्यूमेंट करें। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा साइज़ इकॉनमी का है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसको आप टैक्स नेट में ला नहीं सकते। तो मेरा ख्याल में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिनको आप करके फिर आपने तरसलात ज़र का जो निज़ाम है उसके अंदर कुछ आसानियाँ पैदा की हैं, तो मेरा ख्याल में वो भी उसको और सहल करेंगे तो जो बैरून मुल्क बैठे लोग हैं वो भी मुल्क के अंदर सरमाया भेजेंगे। फिर इस मुल्क के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक बेहतर माहौल पैदा करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम हो, हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करें और साथ में एक 1 विंडो ऑपरेशन जिसके अंदर आप कहते हैं कि जो भी इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टर है उसको 10 दफातर के चक्कर न लगाने पड़े बल्कि एक विंडो पे जाए और उसके लिए तमाम सहूलतें वहाँ पे मुयस्सर हों और विद इन नो टाइम वो अपना कारोबार यहाँ पे या जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो शुरू कर सके। तो मेरा ख्याल में ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो बड़ी सिंपल हैं, इसके अंदर अगेन को रॉकेट साइंस नहीं है। बरसा बरस से आने वाली हर हुकूमत को इस बात का इदराक होता है कि वो कौन से एरियाज़ हैं जिनको एड्रेस करके इस मुल्क की मैशत को IMF के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उससे ख़त्म की जा सकती है और इस मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसको न बेहतर अंदाज में आप एक अच्छे साइकिल के अंदर उसको ला सकते हैं बल्कि उसके अंदर एक इस्तेहकाम भी ला सकते हैं। वो सारी चीज़ों का इल्म है, लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज़ में चले जाते हैं, आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आपके साथ पार्लियामान के अंदर बैठे हैं या आपके दोस्त हैं और आपको लगता है कि वो अंडर इन्वाइसिंग कर रहे हैं और आपने आंखें बंद कर ली हैं, या आपको लगता है कि इस मुल्क के अंदर जो टैक्स का नेट है उसको नहीं बढ़ाना करेंगे तो आपका जो वोटर है, जो आपका इन्वेस्टर है, उसके ऊपर आपको ज़रब लगानी पड़ेगी, वो नहीं करना, या आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी सड़कों पे आ गई, इस मुल्क की इकॉनमी को आपने डॉक्यूमेंट नहीं करना,
या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी आपके आड़े आ गई और आपने एक वन विंडो आप नहीं शिराजी साहब वक्फा लेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे फलेंगे। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मफादात के टकराव के इल्ज़ामात इस हुकूमत पर पूरी तौर पे लगते रहे हैं और मुख्तलिफ सनतों से ताल्लुक़ रखते थे। अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया उन इंक्वायरीज़ का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे एहतसाब ब्यूरो के मुतालिक अदालत उज़्मा ने एक बार फिर कुछ मनफी बयानात दिए हैं, उस पर बात करेंगे। नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस पास किए हैं, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। बात करेंगे अदालत उज़्मा में साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब ने जो उनकी बेल एप्लीकेशन थी उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, जब अदालत उज़्मा ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि बेहतर होगा कि खुर्शीद शाह साहब अदालत आलिया में कोशिश करें ज़मानत की, क्योंकि अगर अदालत उज़्मा उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दे तो अदालत आलिया का भी दरवाज़ा खुर्शीद शाह साहब के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन साथ में अदालत उज़्मा ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की कारकर्दगी के मुतालिक भी भरपूर तनकीद की, ये कहते हुए कि साथ के जो लोअर टियर के अफसरान हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के, वो ना सिर्फ कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन साथ में जो बहुत ज़्यादा मुअस्सर सियासतदान हैं या मुक़तदिर लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह मिड टियर सरकारी अफसरान के ख़िलाफ़ की जा रही है। शिराजी साहब, आपको याद होगा सर कि कुछ देर पहले जो अदालत उज़्मा का एक तारीखी फ़ैसला आया था ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के केस में, जिसमें एक बार फिर नैब की परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरह सेल किया गया था। ये तक कहा गया कि सियासी इंजीनियरिंग में उसकी एक भरपूर उसका एक रोल रहा है पिछले 2-4 साल, और इस हुकूमत वक्त के साथ उसको जोड़ा भी था। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो भी एक अच्छी याद दिलाया केस। लेकिन आज तो जो रिमार्क्स सुनने को मिले हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि इस इदारे पे एक नया माशाल्लाह इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है जजेस ने कि लगता है कि मुल्ज़मान के सहूलतकार के तौर पे काम कर रहे हैं। गोया कि आप कई माह तक लोगों को अपनी कस्टडी में रखते हैं और फिर उसके बाद आप आ जाते हैं कि जी हम एक ज़िमनी रेफरेंस जो है वो दायर करने जा रहे हैं। भाई खुदा के बंदे, जो पहला आपने रेफरेंस दायर किया था उसमें क्या आपने इस्टेब्लिश किया? क्या ऐसे हार्ड फैक्ट्स आप सामने लेके आए कि जिसके बाद आप ट्रायल को आगे बढ़े और किसी को आप कन्विक्शन कराएं? तो बजाय ये कि आप अपनी जो तहकीकात है, तफ्तीश है, उसको बर वक्त मुकम्मल करें और एक रेफरेंस लेके आएँ जिसमें आप एक हार्ड एविडेंस के साथ हैं और कन्विक्शन करवाएं, आप एक ज़िमनी नया रेफरेंस लेके आ जाते हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस इदारे के ऊपर डे फर्स्ट से सवाल उठ रहे हैं। और पिछले दिनों हमने, आपको याद होगा, एक तो हमने असद उमर साहब की भी एक साउंड बाइट चलाई थी जिसमें वो खुद अब हुकूमत भी इस बात का एतराफ़ कर रही है कि नैब का इदारा लगता ये है कि इतना एक तरह से उसने खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी है कि इस मुल्क के अंदर ना तो ब्यूरोक्रेसी काम करने के लिए तैयार है, ना इस मुल्क के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी कोई बिज़नेस एक्टिविटी करने के लिए तैयार है। और वजह यह है कि हर मामले में गोया कि लगता है कि नैब को इस बात का इल्म नहीं है कि उसने जो फाइनेंशियल क्राइम है उसको देखना है जिसमें पब्लिक मनी का जहाँ पे लगे कि कहीं उसका गलत इस्तेमाल हुआ है या उसको लूटा गया है। वजह ये कि आप बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ भी चले जाते हैं और उनको भी हरासा करते हैं, और होता ये है कि फिर लोग हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। या आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी के मामले पे भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख़्याल है अब हुकूमत वक्त को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब अपोजिशन शोर मचा रही है, मुल्क की आला तरीन अदलिया अब इदारे के किरदार के ऊपर सवाल उठा रही है, तो फिर उन कवानीन को देखना चाहिए जिसके तहत जो एक लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं नैब को, या वो इख्तियारात इतने वेग हैं, इतने मुबहम हैं कि ख़ुद नैब को इल्म नहीं है कि उनकी हदूद और कदूद कहाँ तक हैं, उन्होंने किन चीज़ों को देखना और किन चीज़ों को देखना उनके दायरे अख्तियार में नहीं आता। तो मेरा ख़्याल में अब इस बात का तयन होना चाहिए। और उससे बढ़ के मैं तो असल इस बात पे बहरान हूँ कि आज चेयरमैन नैब उन्होंने किसी एक इजलास से ख़िताब किया या किसी कॉन्फ्रेंस से, और वहाँ पे वो फरमा रहे थे तरक्की याफ्ता ममालिक को कि वो जो गरीब ममालिक की लूटी हुई रकम है वो वापस करें।
मैं समझता हूँ कि वो एक जज रहे हैं इस मुल्क के, उनको कानून का और पता है कि कहीं से अगर आपने रकम लानी भी है तो उसका कोई तरीक़ाकार है। ये इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा कभी होता है कि आप एक स्टेटमेंट जारी करें जिसके नतीजे में लोग वहाँ पे लोगों के बैंक अकाउंट्स को कंगालें और वहाँ से रकम उठा के एक तशरी में रख के पाकिस्तान के हवाले कर दें तो मेरे ख्याल में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उनको चाहिए कि वो अपने जो टीम है उसको बेहतर करें, अपने तफ्तीशकारों को बेहतर करें। मुल्क के अंदर जो उन्होंने कहा था, अब वो बार बार हम बात करते हैं ना कि 450 अरब आपने कहा कि हमने रिकवर करके 1 साल में दे दिया। भाई इस मुल्क के अंदर तो बहरिया टाउन के जो मालिक हैं 1000 अरब तो उन्होंने वादा किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। शिराजी मुझे साहब बताया उनका उसमें से कितनी रकम लेके आपने कौमी खजाने में जमा कराई है? उनका आप नाम नहीं ले सकते सर, ये निजी चैनल है शिराजी साहब, और किसी भी निजी चैनल पे। लेकिन भैया दिल दुखता ना कि आप किस बात पे शादियाने बजा रहे हैं, आप किस बात की खुशखबरी इस कौम को दे रहे हैं कि 450 रुपए कवर करके हमने नहीं, और जिनसे करने हैं, जिन्होंने इसमें साथ में मुल्क की हालत नजरिया के अंदर कमिटमेंट दी हुई है। शिराजी साहब उनकी तरफ भी तो जो तमाम सिलसिला एक चलता आया है बहरिया टाउन कराची का, अगर आप देखेंगे कि किस तरह से बेबाकी से 4 मई का फैसला आया, अदालत उज़्मा का ही फैसला था कि इन सब के खिलाफ रेफरेंसेस फाइल होंगे, और ये रावलपिंडी के फॉरेस्ट लैंड के मुतालिक था, मरी के मुतालिक था, कराची शहर के मुतालिक था, मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ शिराजी साहब। और फिर उसके बाद आपने एक इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर के ज़रिए बहरिया टाउन ने कहा कि जी वी आर इन दिस कोर्ट्स हैंड्स, और आप ये कीमत हमसे अदा करवा लें, उसके एवज़ इस तमाम मामले को भूल जाएं। लेकिन सर हुकूमत वक्त पे भी ओनस है कि जो इंग्लिस्तान की, शायद हम कहीं और निकल जाएंगे तो मुख्तसरन, इंग्लिस्तान की हुकूमत आपके लिए एक रकम रिकवर करती है और आप उस अमाउंट को इस बिल्कुल मुख्तलिफ बहरिया टाउन कराची के डील के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। तो शिराजी साहब जब इतने बड़े बड़े अमाउंट शामिल हों, बिल्कुल ऐसे लगता है कि कुछ इदारे हैं या कुछ अशखास ऐसे हैं जिनकी पूरी तौर पर इम्प्यूनिटी है, इम्यूनिटी है, जो भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो आपने दूसरी बात की सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सप्लीमेंट्री रेफरेंसेस पे आप चल रहे हैं। आप इतने बड़े बड़े सियासी लीडरान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल करते हैं, वो आदमी जेल जाता है, आपसे चार्ज तक फ्रेम नहीं होता, चार्ज फ्रेम नहीं होता, उसके बाद आप जब तक ज़मानत हो जाती है तो केस भी आपका फारिग हो जाता है क्योंकि आपसे ट्रायल नहीं हो पाती। तो शिराजी साहब लगता है ऐसे वैसे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक वो ज़रिया है कि आप किसी को काबू करके किसी तरह से प्ली बार्गन कर लें या वॉलंटरी रिटर्न करवा लें या जितने ज़्यादा आप पैसे बहाल कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि कन्विक्शन आपकी होनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कन्विक्शन का तो रेट आपके सामने मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन आदत शुमार नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तसल्ली बख्श है, रादर वो अलार्मिंग है कि आपका कन्विक्शन रेट इतना लो है कि वो बताने के काबिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में पहले तो पार्लियामान को भी चाहिए, मैं इस बात का भी कहूँगा असद के ये जो हमारे सियासतदान हैं जो इन जो कैमरों के सामने या प्रेस स्टेटमेंट के ज़रिए तो ज़रूर तनकीद करते हैं, उनको चाहिए कि कमेटीज़ हैं, वो ऐवान बाला की भी है, ऐवान ज़ेरी की भी कमेटीज़ हैं, वहाँ उन कमेटीज़ के अंदर कम अज़ कम इस सारे मामले को डिस्कस डिबेट तो करें। जो उनके पास फोरम मुयस्सर है वहाँ पे इस बात को कम अज़ कम वहाँ बुलाया जाए, बार बार बुलाया जाए। चेयरमैन नैब नहीं आता तो कम अज़ कम उनके नुमाइंदों को बुलाया जाए कि आप किस तरह का एहतसाब कर रहे हैं। आप लोगों को साल साल कस्टडी में रखते हैं, उसके बाद निकलता कुछ नहीं है। गोया के लगता तो ये है कि आप भी एक लाइबिलिटी बन चुके हैं इस कौम के लिए कि जिनके लिए इतने बड़े वसाइल मुख्तस किए जाते हैं, बट उनकी जो आउटकम है वो तो लगता है कि सिर्फ 450 अरब और बाकी उसके अगेंस्ट जो नुकसानात हैं वो इस मुल्क के अंदर अगर बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर रहे ठीक तरीके से, ब्यूरोक्रेसी अपना काम दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रही, इसमें शिराजी साहब क्योंकि दो बिजनेस साइकिल रुका हुआ तो उसका जिम्मेदार इसमें शिराजी साहब जो दूसरी राय है, क्योंकि शो का भी नाम दो राय है, वो नॉट टू बी डेविल्स एडवोकेट, लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कहना है, बल्कि हुकूमत वक्त का कहना है कि 400 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। बहाली हमने वो कर दिखाई है जो कि पिछली हुकूमत से बहुत ज़्यादा है और उसको सामने रखना चाहिए, क्योंकि नैब बुनियादी तौर पे बहाली का अदारा है, रिकवरी का अदारा है, कन्विक्शंस का नहीं, सज़ाओं का नहीं। तो उस नुक्ते के मुतालिक सर क्या राय रखते हैं?
मेरा नहीं ख्याल। अब अगर कंपैरिजन ड्रा करें कि पिछले दौर में गोया कि कुछ भी रिकवर नहीं हुआ और उसके मुकाबले में आप 450 अरब को रखें तो यकीनी तौर पे बड़ी रकम नज़र आती है। लेकिन जो हमने एग्जांपल एक कोट की है एक हाउसिंग सोसाइटी की, तो मेरा ख्याल में उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फिर ये जो इदारे की परफॉर्मेंस है उसको हम किसी सूरत भी तसल्ली बख्श नहीं कह सकते। और रह गया मामला कि बहाली का कैसे कह सकते हैं। आप तो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर करप्शन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपके पास जो इदारा है वो नैब का इदारा है। और उस नैब के इदारे की जो परफॉर्मेंस है, अगर उसको हम पिछले इन मौजूदा हुकूमत के दौर हुकूमत में देखा जाए, जो ये क्लेम करती है कि ये वो वाहिद हुकूमत है जिसके अंदर इदारे के ऊपर कोई दबाव नहीं है बल्कि उसको बड़ी स्पेस दी गई है कि वो खुल के काम करे। अगर हुकूमत वक्त के अंदर भी कोई लोग मौजूद हैं तो उन पर भी हाथ डालें, उनको नहीं रोका जाएगा। तो अगर इस दौर के अंदर, इस आइडियल सिचुएशन के अंदर इस इदारे की परफॉर्मेंस यही है कि जहाँ पे इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि सिर्फ 10 अरब डॉलर की तो हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है यहाँ से बैरून मुल्क, तो फिर अगर वहाँ पे 450 अरब रुपए रिकवर सिर्फ हुए हैं तो कौन कहेगा इस मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म होने जा रही है? और कौन कहेगा कि इस इदारे की जो कारकर्दगी बड़ी शानदार है? असद, मैं तो कम अज़ कम जुमला कहने के लिए हरगिज़ तैयार। बिल्कुल ठीक। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। बात करेंगे इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बारे में। स्टे विद अस। दो राय बात करेंगे इस्लामाबाद। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ना सिर्फ बदअमनी देखने को मिल रही है, हुकूमत वक्त ने भी उसको काबिल तवज्जो करार दिया है। 2 पुलिस के एहलकार को बेदर्दी से हलाक किया गया था। और ज़रा सुन लेते हैं कि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर खुर्शीद साहब का इसी इशू के मुतालिक क्या कुछ कहना था। फिर बात करेंगे इस्लामाबाद में जनरल सिचुएशन की। 150 मोबाइल ईगल स्क्वाड जो है चंद दिनों में, इसी हफ्ते में 50 ईगल स्क्वाड हमने पुराने बनाए हैं जिसमें 2-2 अफराद होंगे और 100 नए मोटर बाइक स्क्वाड होंगे जो कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी के साथ अटैच होंगे और सेफ सिटी के साथ और वायरलेस सिस्टम के साथ सारा इस्लामाबाद जो है वो 150 ईगल स्क्वाड के अलावा अभी हमारे पास सिर्फ 4 गाड़ियां हैं ईगल स्क्वाड की, 16 और लेने जा रहे हैं इस बजट में। इस तरह 20 ईगल स्क्वाड की गाड़ियां और 150 मोटर बाइक की चेकिंग सारे इस्लामाबाद में, क्योंकि इसके साथ बिल्कुल केपी मुंसलिक हो जाता है, रावलपिंडी और दूसरे इलाके पंजाब मुंसलिक हो जाता है। इसलिए इस्लामाबाद को सेफ जोन बनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते में अहम कदम उठाएंगे। अब वफाकी वजीर दाखिला ने ईगल स्क्वाड्स का तो जिक्र किया, लेकिन शायद साथ में ये भी पूछना चाहिए था कि पिछली हुकूमत ने जो लाहौर शहर में, पंजाब सूबे में डॉल्फिन स्क्वाड्स को भी ना सिर्फ शुरू किया था, यही कहा था कि हम इन तमाम शहरों को सेफ सिटी बनाएंगे। उनकी कारकर्दगी क्या देखने को मिली? क्या उस पर कोई एम्पेरिकल स्टडीज़ हैं कि एक नया नाम दे के उसको स्क्वाड के साथ जोड़ के कभी किसी शहर में कोई वाज़े तौर पे फ़ायदा को देखने को मिला है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सामने रखते हुए? और साथ में शराजी साहब, अभी तो आएंगे हम लॉ एंड ऑर्डर पे, एक और जो तशवीशनाक किस्म का सिलसिला अब सबको नज़र आ रहा है सर, वो है आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त पर जो वार किए जा रहे हैं। अभी असदूर साहब का वाक़या था, उससे पहले भी इस्लामाबाद में अब 3-4 वाक़यात हो चुके हैं। असदूर साहब इज़ द लेटेस्ट इंसिडेंट। और पहले से कहा तो यही जाता था कि ये जो है वो प्रेफरीज में होता है, रिमोट एरियाज़ में होता है, लेकिन ये दारुल हुकूमत में हो रहा है। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब यही हुआ था तो तब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने यही जिक्र किया था कि जी हम इस तमाम चीज़ को देख रहे हैं। इस बार भी बात यही हुई कि जी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तफ्तीश जारी है, वो लोग वो कानून की पकड़ में आने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल वो पकड़ में आए नहीं हैं सर। तो ज़रा पहले जो आज़ादी सहाफ़त के मुतालिक जो कुछ किया जा रहा है उस पर ज़रा अगर बात करेंगे इस्लामाबाद शहर में। बिल्कुल असद, मेरा ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तो हम बड़े इस बात की एक उम्मीद रखते थे कि इमरान ख़ान साहब के जो बहरहाल समझते हैं कि मीडिया का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है उनको इक़्तिदार में लाने के लिए, और बिलखुसूस सोशल मीडिया के हवाले से भी वो बड़े ही
हसास एक तरह से वो रखते हैं, उनकी सेंसिटिविटी है। तो मेरा ख़्याल में उनके दौरे हुकूमत में हम उम्मीद नहीं करते थे कि इस तरह के वाक़यात होंगे, और अगर वाक़यात होंगे तो वो इस तरह अनएड्रेस चले जाएंगे, गोया कि वो मोतीउल्लाह जान की अगवा का मामला हो जिसके अंदर जो फुटेज है वो वाज़े तौर पे बता रही है चेहरे शनाख्त किए जा सकते थे, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हमने देखा है कि अफसार आलम साहब को गोली मारी गई, उनको ज़ख्मी किया गया। वो भी इस्लामाबाद का बड़ा महफूज इलाका है, सेंट्रल इलाका है, ऐसा नहीं है कि कोई नवाही इलाका है। उनके जो उनको गोली मारने वाले के बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर असद तोर के वाले से बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनको भी जो उनके फ्लैट में गए उनको उन पर तशद्दुद किया, वीडियोस में देखा जा सकता है कि उनके चेहरों की शनाख्त हो सकती है। तो मेरा ख़्याल में जब इस तरह के वाक़यात अनएड्रेस चले जाते हैं और अगरचे हुकूमत ये तासुर देती है कि वो इस सारे मामले को संजीदगी से ले रही है, लेकिन बात रात गई फिर बात गई, तो फिर मेरा ख़्याल में शकूक व शुबात जन्म लेते हैं। फिर लगता यह है कि हुकूमत एक तो ये सारे मामले को सुलझाने में या इसके पीछे छुपे जो हाथ हैं उनको ज़ाहिर करने में संजीदा नहीं है, या फिर शक जाता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि ख़ुद हुकूमत के अंदर कुछ लोग ऐसे हों कि जो शायद इस सारे मामले के पीछे हों। तो मेरा ख़्याल में हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपनी पोजीशन को भी क्लियर करे, और साथ में जिस मीडिया की तारीफ़ करते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनकी जमात समझती है कि उसका एक बड़ा वाइब्रेंट रोल है मुल्क के अंदर जमहूरियत को और आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए। तो मेरा ख़्याल में उनको भी ये तासुर मिलना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है, अगर इज़हार आज़ादी को सल्ब करने की कोई कोशिश होती है, तो इमरान खान साहब के जो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए हैं, जो हमेशा इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ खड़े हुए हैं, तो मेरा ख़्याल में उनके दौरे हुकूमत में एक संजीदा कोशिश होगी। तो फिर सहाफ़ती बरादरी को इस बात का यकीन होगा कि इमरान खान साहब और उनकी जो जमात है उनके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इन वाक़यात के ऊपर मट्टी डाल दी जाएगी और इनके पीछे छुपे किरदारों को सामने नहीं लाया जाएगा, बेनकाब नहीं किया जाएगा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि शकूक व शुबात और वो शक और जो शुबा है वो उसकी सिमत हुकूमत वक्त भी हो सकती है। गोया कि फिर हुकूमत के ऊपर भी शक किया जा सकता है। एक और भी चीज़ है शराजी साहब, और ये अब एक तसलसल बनता जा रहा है कि सहाफ़त के हैं मेयार, और आपको उन लोगों को करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए कि जी ये ख़बर क्या मुस्तनद है, ऑथेंटिक है, इसके ज़राए क्या आप उस तक पहुँचे, कितनी आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं वो कितनी ज़्यादा गुड फेथ में आप दिखाते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा सर कि इन वाक़यात के बाद सबसे पहले तो सवाल ये किया जाता है कि जी आदमी झूठ बोल रहा है, उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता है। आपने ख़ुद जिक्र किया यहाँ CCTV फुटेज है, सिक्योरिटी कैमराज हैं, लोगों की शक्लें आपको नज़र आ रही हैं, आप उनको शनाख्त कर सकते हैं। जब इतना ज़्यादा मवाद आपके पास हो तो फिर दूसरी जानब ये कहना कि जी ये जो सहाफ़ी हैं ये गलत कह रहे हैं, या उनका किरदार इस तरह का है, या ऊपर से कैरेक्टर असैसिनेशंस का सिलसिला शुरू कर देना आप करना चाहते हैं, तो ये ना तो दारुल हुकूमत की अमन की सूरत हाल के लिए फ़ायदेमंद है, और साथ में जब आप बुनियादी हकूक़ का इजहार करते हैं, कहते हैं हम आज़ाद मीडिया के साथ खड़े हैं, वो भी सर इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने कोई कार्रवाई करनी है तो उसको गवर्नमेंट प्रोसेस के ज़रिए, लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए उन लोगों को आपको पकड़ना होगा, गिरफ्तार करना होगा, ताकि ये सिलसिला ख़त्म हो। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। राय साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। इजाज़त दें, कल तक खुदा हाफ़िज़।